नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। खराब मृदाओं को सुधार कर ले अधिक उपज। अश्वगंधा की खेती से किसान ने कमाई अच्छी आय। अपने राज्य की लगातार कृषि योग्य भूमि खराब हो रही है। ऐसी भूमि में फसलें नहीं उगाई जा सकती, तो खराब भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कुछ उपायों को अपनाना होगा। तभी आप इस तरह की भूमि पर फसलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाए खराब भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपोतली के सहायक आचार्य डॉक्टर अजीत सिंह से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे लवड़ी व क्षारीय मृदा के सुधार एवं उनका प्रबंधन। क्योंकि किसान भाइयों, राजस्थान के अंदर अधिकतर हमारी मृदाएं लवड़ी और क्षारीय हैं, जिनका कुल एरिया 0.726 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि पूरे भारत के अंदर इनका एरिया 7 मिलियन हेक्टेयर है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिनों दिन घटता जा रहा है। भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। इस संबंध में लवड़ी और क्षारीय भूमियों को सुधार कर खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लवड़ी व क्षारीय भूमि सुधार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुपम तकनीक है, जिसके द्वारा बेहतर खाद्यान्न उत्पादन, अधिक कृषि आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये लवड़ी मृदाएं क्या होती हैं। जो हमारी लवड़ी मृदाएं होती हैं, इनको समय देखने पे इन पे नमक जैसा क्षार आपको दिखेगा। ये सफ़ेद कलर का होता है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के क्षार पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सफ़ेद दिखती हैं। इन मृदाओं का जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है। वह इन मृदाओं के अंदर सोडियम विनिमय की जो क्षमता होती है वो 15 से कम होती है। वह इन मृदाओं का पीएच मान जो होता है वो 8.5 से कम होता है। इसलिए इन मृदाओं को हम लवड़ी मृदाएं कहते हैं। इसी तरीके से हम क्षारीय मृदा की बात करें तो जो हमारी क्षारीय मृदा होती हैं, इन मृदाओं के अंदर सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के क्षार होते हैं, जिसके कारण इनका कलर ब्लैक दिखता है। और इन मृदाओं के अंदर जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है। और जो विनिमय सोडियम की मात्रा होती है, जिसको एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बोलते हैं, वो 15 से अधिक होता है। जो पीएच मान होता है वो भी 8.5 से अधिक होता है। और इसलिए इन मृदाओं को हम क्षारीय मृदाएं बोलते हैं। किसान भाइयों, खेती का आधार मिट्टी है, इसे जानना बेहद जरूरी है। जिस मृदा का पीएच मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवड़ीय होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। किसान भाइयों, मिट्टी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे पहले जानना होगा और जरूरत के अनुसार सुधार के कई उपायों को करना होगा।
तभी फसलों से अधिक पैदावार मिलेगी। तो चलिए जानते हैं मिट्टी सुधार के बारे में। सबसे पहले हम लवणी मृदा सुधार की बात करेंगे, जिनमें हम भौतिक विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं निच्छालन, या जिसको बोलते हैं लीचिंग। निच्छालन के अंदर क्या होता है, खेत के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, उन टुकड़ों में हम पानी भर देते हैं। तो पानी के अंदर जो घुलनशील क्षार होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो घुल के पानी के साथ आ जाता है और फिर उसको हम बहा के निकाल देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं निच्छालन या लीचिंग विधि। इसी प्रकार से जो खाई खोद कर भी हम भौतिक विधि का प्रयोग करते हैं। खाई खोदने का मतलब ये है कि उस जहाँ पे हमारी इस प्रकार की जो लवणी मृदा हैं, उन खेतों के अंदर हम गड्ढे बनाते हैं। तो नीचे की मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालते हैं और दूसरे गड्ढे की मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से भी हम इनको सुधार सकते हैं। दूसरा खुरुच कर है। खुरुच कर एक विधि होती है, जैसे 15 सेंटीमीटर तक अगर हम ऊपर की लेयर्स को, जो हमारी साल्ट है, जो क्षार है, उनको खरोच के हम उसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम इनको सुधार सकते हैं। एक होता है जल निकास द्वारा। अगर हम खेत के अंदर पानी भर के और उसको जो हमारा ढाल, जिसे छेद ढाल का जो साइड होता है, वहाँ से भी उस पानी को निकाल देते हैं, तो उसको हम निकास विधि बोलते हैं। उससे भी हम इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। जैविक विधियाँ, तो जैविक विधियों को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैविक विधियों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे ढेंचा होते हैं, ढेंचा एक हरी खाद है, ढेंचा हुआ है, सनई हुआ, ये हरी खाद होती हैं। अगर इन हरी खाद को भी हम बुआई करके इन मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जो गन्ने का, जिसको मोलेसस बोलते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक इसमें हम जिस सत्यानाशी जो खरपतवार होता है, उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ जैविक विधियाँ होती हैं जिनसे भी हम लवणी और इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। अब हम क्षारीय मृदा की बात करेंगे। क्षारीय मृदा के अंदर पीएच मान अधिक होने के कारण इनके अंदर हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे रासायनिक विधियों के अंदर हम जिप्सम ले लें या पायराइट ले लें। जैसे ही हम जिप्सम को डालते हैं खेत के अंदर, सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बन जाता है, वो घुलनशील होता है, वो नीचे चला जाता है ज़मीन का, और उस पर जो मृदा के कण है उस पर कैल्शियम आ जाता है। इस तरीके से इस रासायनिक विधि में हम जिप्सम का प्रयोग करके इन क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। इस तरीके से हम इन रासायनिक विधियों में पायराइट और जिप्सम का प्रयोग करके भी इनको हम सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हुए वातावरण के बीच योग की परंपरा रही है, और वर्तमान दौर में जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच ही योग करने की जरूरत है। यज्ञो वै श्रेष्ठ तमं कर्म, यज्ञ ही एक श्रेष्ठ कर्म है। और योग जो है, योग का अर्थ होता है युज्यते इति योगः, जुड़ने को योग कहते हैं। जब यज्ञ और योग ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती है, तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्यः क्रियते। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान औषधीय फसलों में अश्वगंधा की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं, क्योंकि अश्वगंधा की बाजार में मांग काफी अच्छी है। यह एक औषधीय फसल है। इसका पौधा झाड़ीनुमा और बहुवर्षीय होता है, जिसमें निकलने वाली जड़ें, बीज और फल का कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी लाभ को देखते हुए प्रगतिशील किसान बाबूलाल साहू ने अश्वगंधा की खेती की और अच्छा मुनाफा भी कमाया। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अनुभव के बारे में।
मैंने अब की साल 2 हेक्टर में अश्वगंधा की खेती की थी। इसकी बोनी करीब मैंने नवंबर दिसंबर, शुरू नवंबर और लास्ट दिसंबर के करीब की थी। इसकी उम्र करीब 5 महीना, 150 से 160 दिन में पक के तैयार हो जाता है। अब मैं आपको उत्पादन खर्चा के बारे में बताता हूँ। मेरा उत्पादन करीब 20 कुंटल जड़, 12 कुंटल बीज, 30 कुंटल भूसा पत्ती। 2 हेक्टर में कुल उत्पादन 62 कुंटल हुआ। तो इसका 20 कुंटल जड़ें 18,000 के रेट से 3,60,000 की, 30 कुंटल भूसा 1,200 रुपया कुंटल 36,000 का, 12 कुंटल बीज 8,000 के हिसाब से 96,000, कुल मुनाफा 4,92,000 रुपया। इसका खर्चा बीज खरीदबो, बखन्नी, बोनी, पानी, बिजली, डीजल, मजदूर, कीटनाशक खरीदना, खाद खरीदना, मंडी पहुंचाना, आना जाना, टोटल 2 लाख रुपया 2 हेक्टर में खर्चा। अब 2 लाख खर्चा, 4,92,000 में से 2 लाख रुपया खर्चा हटा के 2,92,000 रुपया शुद्ध मुनाफा मेरे लाने हुआ। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण औषधीय फसल के साथ साथ नकदी फसल भी है, जिसकी खेती करके किसान अधिक लाभ कमा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रगतिशील किसान ने अश्वगंधा की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी खेती किस तरह से की, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे कैसे क्या मेहनत की। सबसे पहले बखन्नी के बाद रोडर बीटर से सोसर करके किसान भाई 2 हेक्टर में करीब 20 ट्राली सड़ी गली गोबर की खाद भी डलवाई मैंने। कुछ गोबर की खाद मेरे पास थी, कुछ आसपास के लोगों से मांग चूंग के और डलवा दी थी। मैंने 2 हेक्टर में 2 बोरी यूरिया, सिंगल सुपरफास्ट 2 हेक्टर में 10 बोरी पहले ही फिक जाना चाहिए। जड़ का उत्पादन और बढ़ जाता मेरा। अगर सिंचाई मैंने ट्यूबवेल से बोहाई विधि से करी, खुल्लो पानी पाइप से करीब 5 पानी दिए। किसान भाई मैंने खेत पे जाकर देखा तो माहू भी इसमें लगती है। अबे अपन ने हरी माहू, कारी माहू, सफ़ेद माहू और इसमें चौथे कलर की माहू है, भूरे कलर की माहू। चेंडी रे पौधा पनप नहीं पाएगा, माहू को नियंत्रण जरूरी है। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसकी जड़, तना, पत्ते, बीज सभी कुछ औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसलिए इसकी खुदाई और उसके बाद के प्रबंधनों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। करीब मुझे 15 दिन उखड़वाई में लग गए। उसे उखाड़ते समय कटवावे की सावधानी, बारीकी से इनकी कतर होती है। चड़ू गटना, हंसिया मैंने बनवा के रखे थे। फिर का नाम से उसकी जड़ अलग, तना अलग। जड़ों के लाने पहले धुलवावे के बाद सुखा के फिर भी उन्हें छटवा के मोटी अलग, पतरी अलग, तिरपाल बिछा के का नाम से उन्हें करीब 3 दिन सुखाना चाहिए। 3 दिन सुखावे के बाद थ्रेसर ऐसे टाइम पे हवा जो है, हवा न चलती हो, या शाम या सुबह थ्रेसिंग के टाइम पे भी ध्यान रखा जाए। अश्वगंधा की खेती मुनाफे वाली खेती है, आप भी खेती करें, बढ़िया चीज़। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ऊरूतस् जदवैश्यः पदव्यां घुम शुद्रो अजायत। पंडितों और योगाचार्यों का कहना है कि हवन का धुआं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और योग रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करता है। हवन में गूगल, लोबान, चंदन, सेंधा नमक, काली मिर्च, नारियल, नीम के पत्तों का इस्तेमाल होता है जो वायरस को खत्म करता है। आयुर्वेद में हवन के माध्यम से
वायुमंडल को स्वच्छ करने का विधान बताया गया है। मंत्र विद्या से क्या है कि मानसिक शुद्धि होती है और हवन विद्या से प्रकृति की शुद्धि होती है, साथ ही योग से सारे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि वर्षा का दौर शुरू हो गया है और राज्य में पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी बारिश हुई है और ये बारिश का पानी यूं ही बहकर नदी नालों में चला जाता है। यदि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में इकट्ठा करें, इसके अलावा कुओं और नलकूपों को भी रिचार्ज करें, तो आप पीने के पानी की गंभीर समस्या से तो बच ही सकते हैं। साथ ही फसलों में इस वर्षा जल का उपयोग करके अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो वर्षा जल का संग्रहण और रिचार्ज किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जल ही जीवन है, यह स्लोगन सभी प्राणियों पर लागू होता है। पूरे पृथ्वी पर 2/3 जल है, जिसका 97.5% भाग खारा है, जो पीने या खेती योग्य नहीं है। 2.5% जल ही उपयोगी है। इसमें से भी 1% से कम जल पीने, खेती और अन्य कार्य के लिए उपलब्ध है। शेष जल ग्लेशियरों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। पृथ्वी पर मौजूद जल का 80% उपयोग फसलों के लिए होता है। ऐसे में किसानों की पहली जिम्मेदारी बनती है कि वह जल की रक्षा के लिए अपने स्तर पर कुछ करें। आज देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां फसलों की सिंचाई के लिए बड़ी मुश्किलें आती है और फसलें जल के अभाव में सूखने लग जाती हैं और किसान खाने तक के लिए मोहताज हो जाता है, जो कि बहुत ही भयावह है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके लिए पूरी तरह से प्रकृति ही जिम्मेदार है? हम नहीं, तो हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज गाँव में कुएं बहुत कम दिखाई देते हैं, जो बचे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पोखर, तालाब भी कम होते जा रहे हैं। बरसात में खेतों की मेड़बंदी अधिकतर किसान आज नहीं कर रहे हैं। फसलों में नाली से सिंचाई करने में जल की बर्बादी हो रही है। फसल चक्र का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, जल है अनमोल, आपसे बेहतर कौन समझेगा इसका मोल। आपको पता है कि जल का आधार वर्षा ही है और पूरे साल में वर्षा जल का 70 से 80% बरसात मानसून के 3 महीनों से मिलता है। शेष 9 महीनों में 20 से 30% वर्षा होती है। इसी पानी से भूमि का रिचार्ज होता है और आगे के लिए इकट्ठा करना होता है। इसके लिए अब हमें आज के हिसाब से कृषि को समझने की जरूरत है और जल बचाने के अलावा संचय करने के लिए भी सोचने की जरूरत है। कृषि के जानकारों का मानना है कि अगर किसान जल प्रबंधन सही ढंग से कर ले तो वह एक समृद्ध किसान बन सकता है। फसलों में सिंचाई के लिए आज भी नाली विधि से सिंचाई ज्यादातर किसान कर रहे हैं। इसमें जरूरत से ज्यादा पानी फसलों में चला जाता है, जबकि आज सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक किसान अपना रहे हैं और कम पानी से फसलों की सिंचाई कर रहे हैं, जिसे अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए शासन अनुदान भी दे रही है। कई एरिया में किसान जानकारी के अभाव में पूरे साल के दौरान ऐसी फसलें लेते हैं जिसमें सिंचाई जल अधिक लगता है। इसलिए फसल चक्र का ध्यान रखें और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें। बरसात से पहले खेतों में मेड़बंदी करें, जिससे खेत का पानी खेत में रहे। प्रयास करें कि खेतों में अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का प्रयोग हो। ऐसा करने से फसलों में सिंचाई का अंतर बढ़ जाता है। आप खेत में सबसे निचली जगह पर तालाब बनवा सकते हैं। ढलानों पर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करवा सकते हैं,
जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। ऐसा करने से भूमि का जलस्तर बढ़ता है और यदि बड़ा तालाब है तो सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तालाब निर्माण के लिए शासन द्वारा अनुदान भी देय है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान मिलकर कर सकते हैं, जैसे खेत के निचले स्थान पर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता हो। पुराने कुएं और नलकूपों को बरसात से पहले रिचार्ज करने की तकनीकों को अपना लें, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़े और नलकूपों से भरपूर पानी आए। किसान संगठन बनाकर शासन प्रशासन की सहायता से नदी नालों में स्टॉप डैम और ढाल के विपरीत चेक डैम का निर्माण करवा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रतनपुर, जिला जालौर के कृषक सुमेर सिंह ने। आपके पपीता के पौधों में रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, आप इसके समन्वित प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पपीता, जिसे अमृत घट भी कहा जाता है, ये सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसीलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्ण कुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदुरी और बेडौल हो जाती हैं। पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह किसान भाइयों, पपीते की फसल में मोजैक रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी विषाणु जनित रोग है जिसे रस चूसने वाले कीट फैलाते हैं। इस रोग में सबसे पहले नई पत्तियों पर चितकबरापन और सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वो किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं। नर्सरी को लो टनल पॉली हाउस में ही तैयार करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी या थियामेक्थोक्साम 25 WAG की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल